अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। फिर एक रिलेशन बनाया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए ये पावर जो है ये फोर्स और वेलोसिटी का जो है ना प्रोडक्ट होता है, इसको प्रूफ करेंगे, देखेंगे इसके कुछ यूनिट्स हैं और साथ में ये शॉर्ट आंसर के लिए छोटा सा क्वेश्चन कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कुछ टाइप्स हैं, इसमें से एक ही टाइप हमें डिस्कस करनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो टर्म आ रही है जी पावर। पावर इज एक्चुअली it is a time at which work is done by the body। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके काम करने की जो रेट है टाइम के लिहाज से वो किस तरह वो काम कर रहा है, तो वक्त के लिहाज से मेजर किया जाता है, तो उसको क्या क्या बोला जाता है, पावर। इसको यूं भी लिखते हैं तो वर्क डन बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। कि अगर आपके पास कोई टाइम का एक यूनिट डिसाइड कर लिया, लाइक वो सेकंड है, वो मिनट है, वो और है, टाइम हमने खुद डिसाइड करना है। समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर एक सेकंड दिया जाए यूनिट, तो एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर पा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में ज़्यादा वर्क डन कर रहा है और दूसरी बॉडी जो है वो एक सेकंड में कम वर्क डन कर रही है, इसका मतलब है जिसने वर्क डन ज़्यादा किया है उसके अंदर क्या है, पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर पावर को मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन वर्क डन, जितना उसके एनर्जी में तब्दीली आई और जितने टाइम में आ रही है, टाइम स्पैन कितना लगा, इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पावर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक डेफिनेशन और आ रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। क्या लफ्ज़ है ये, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस अपने लफ्ज़ इंस्टेंट से अपने मीनिंग्स दे रहा है कि पावर एट एनी इंस्टेंट, किसी लम्हे पर सिस्टम की जो पावर मेजर हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड देयर इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये छोटी सी इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसको लिखा जाता है, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा। इसी तरीके से जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू से है कि आप ये जो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी, इसको डेफिनेशन ऑफ पावर में पढ़ा था, जब इस पे लिमिट लगा दें इस तरीके से कि जो टाइम है इसका जो चेंज है, डेल्टा टी लिखा है मैंने, चेंज इन टाइम, ये टाइम का जो चेंज है बहुत ही स्मॉल कर दिया जाए, यानी बहुत छोटा 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 करते करते, यानी आप किसी एक पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, किसी एक इंस्टेंट को अचीव कर लेते हैं, इस वजह से फिर इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। देखिए, अगर आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझ जाते हैं, इसको मेमोराइज भी कर लेते हैं, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ये आपके पास जो है इसकी डेफिनेशन होगी जी, ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है जी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसके अंदर हमने ये रिलेशन बनाना है कि जो पावर होता है इसका वेलोसिटी के साथ भी एक मैथमेटिकल रिलेशन बनता है। जैसे हमने इसके ऊपर पढ़ा, पावर जो है वर्क डन और टाइम के साथ भी इसका रिलेशन है, साथ साथ हमने ये बात भी प्रूव करनी है कि इसका जो रिलेशन है वो वेलोसिटी के साथ भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर लिखनी चाहिए हमें, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स में सारी बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सिचुएशन को हमें बताना भी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, यानी कि आपने लिखना है कंसीडर अ फोर्स एफ एक्स ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी पूरी स्टेटमेंट बतानी है। इसमें ये पता लगे कि सिस्टम के ऊपर क्या हुआ, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हुआ। तो फिर जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हुआ तो हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पावर हम लेंगे कौन सी, इंस्टेंटेनियस पावर। ये हमने डेफिनेशन लिखी है इंस्टेंटेनियस पावर की। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो,
अब ये जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं लास्ट क्या लेते हैं चैप्टर के शुरू में जो है ये वर्क डन है। अगर मैं इस वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू कह दूं, आपने पढ़ा था ये फार्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स है इसमें चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आ रहा है वर्क डन का, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो वर्क डन में चेंज आ गया। तो इस वर्क डन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी एफ डॉट डेल्टा डी, ठीक है जी। तो ये आपने इसकी वैल्यू लिखी है, ये आपने करते हैं वर्क डन की वैल्यू लिख दी। अब क्या करें, अब इस फोर्स को क्या करें, आप इसको बाहर निकालें और जो लिमिट है वो यहाँ अप्लाई कर दें, इस जगह पर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये थोड़ी देर पहले मैंने बात की जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था इसकी इंस्टेंटेनियस पावर की, तो मैंने बताया था कि हमने लास्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है इसको भी हमने वहां पे देखा था। तो अब यहाँ पर जो है ये डेफिनेशन किसकी है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेलोसिटी होता है। तो फिर लिमिटिंग वैल्यू आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फिर नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, ये सबस्क्रिप्ट जो है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पावर आ रही है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या लिखते हैं जी, पावर इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है जी। तो फिर बाद हमारे पास ये रिलेशन का क्वेश्चन ही इस तरीके से आ जाता है, मैंने लिखा ना रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी को बताया। पास में क्वेश्चन आता है शो दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो भी मतलब यही होगा, तभी आप इसी तरीके से ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन सब आ जाता होता है। तो फिर उस वक्त भी आप इस तरह करेंगे, उस सिचुएशन भी बनाएंगे और सिचुएशन के बाद मैथमेटिकली प्रूव करके एंड पे आप लिख दें कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी, इसके यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जो पावर टॉपिक पढ़ा इसका यूनिट क्या है, देखिए हम डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन हमने पावर की क्या लिखी थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये वर्क डन है, ये क्या है, टाइम सेकंड। तो मैंने इसके यूनिट्स बनाए कि वर्क डन को लिखते हैं हम जॉउल्स के अंदर और जो टाइम होता है इसको सेकंड में लिखा जाता है, ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो पावर है इसका यूनिट क्या होगा, जॉउल पर सेकंड। पावर का यूनिट क्या होगा, जॉउल पर सेकंड। तो फिर इसका जो नाम रखा जाता है इस यूनिट का, जॉउल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। यानी पावर का यूनिट क्या है, वाट। इसको कैपिटल W के साथ जो है ना हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल W के साथ हम किसको लिखते हैं, वाट को। बाद में यहाँ पर एक डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इस जगह पर डेफिनेशन पूछ जाती है कि आप डिफाइन करें कि जो 1 वाट है वो क्या होता है। 1 वाट की डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, तो आप यहीं से स्टार्ट करें, पावर को मैथमेटिकली लिखें, इसको जॉउल्स पर सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपके पास क्या है, जॉउल्स पर सेकंड। कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे व्हेन अ बॉडी does a work of 1 joule in 1 second, 1 joule of work is done in 1 second, then power of the agency is equals to 1 watt। यानी 1 watt की डेफिनेशन को आपने जॉउल पर सेकंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जैसे कि आप बिजली के मीटर इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर बिजली के मीटर पर भी होता है, लिखा होता है किलोवाट आवर, या उसको आप यूनिट्स की फॉर्म में लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वो जो यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका नाम होता है किलोवाट आवर। क्या यूनिट है वो, किलोवाट आवर। अब ये 1 किलोवाट आवर क्या है, इट्स अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एनी एजेंसी। कोई भी एजेंसी जब 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट का
वर्क पावर देती है, यानी पावर उसकी 1 किलोवाट हो और 1 घंटे तक हमें पावर प्रोवाइड कर रही हो, तो उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की होती है, दी होती है या कंज्यूम की होती है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। और ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट है, जो कि मैंने कहा इसका नाम 1 यूनिट है, आपके मीटर पर लिखा है। ये हमारे 2 यूनिट 3 यूनिट 50 यूनिट हमारा बिल आ रहा है, इतनी बिजली हमने कंज्यूम कर ली। तो बेसिकली आप क्या बता रहे होते हैं, किलोवाट आवर को बता रहे होते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितनी एनर्जी बनेगी, एनर्जी का यूनिट हमने तो जॉल पढ़ा होगा ना, तो ये 1 किलोवाट आवर कितने जॉल्स के बराबर होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। मेगा ये प्रीफिक्स है, 10 raised to power 6 होता है। तो आप ये प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे कि एज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे कि 1000 आप वाट कर देंगे, ये जो किलोवाट है 1000 वाट कर देंगे, और जो आवर्स है इसको क्या लिखेंगे 3600 सेकंड्स कर देंगे। देन आप क्या करें, आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, देखें 2 जीरो इसकी हैं और 3 जीरो ये हैं, तो ये क्या बन जाएगा वाट सेकंड। थोड़ी देर के लिए आप इधर आए, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था कि जो 1 वाट होता है वो 1 जॉल्स पर सेकंड के बराबर होता है। अगर मैं इस वाट के साथ इस सेकंड को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 वाट सेकंड जो होता है, 1 वाट सेकंड वो किसके बराबर है, 1 जॉल के बराबर है। इसको तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा 3.6। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ 10 raised to power 6, और इसके क्या आ जाएगा जॉल, और इसको फिर आप लिख सकते हैं 3.6 मेगा जॉल। तो ये एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि भाई ये आपके पास जो है आपने प्रूव किया है, या इसी को प्रूव आ जाता है कि आप प्रूव करें 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जॉल के बराबर है, तो अब ये तरीके से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, ये डेफिनेशन जो है ये है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या चीज है। एनर्जी किसी भी बॉडी में, एनर्जी का मतलब होता है उसमें काम करने की सलाहियत, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसमें काम करने की जो सलाहियत होती है, दैट इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। उसको बोलते हैं किस कैपेसिटी, और कैपेसिटी को फिर हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। तो एनर्जी की बहुत सी टाइप्स, जैसे मैथ्स में भी आपने बहुत सी टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतनी डिटेल में हमारे पास टॉपिक नहीं है कि हम जो है ना वो सारी इसकी टाइप्स को यहाँ पे स्टडी करें, पता होना अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी की टाइप हमें डिस्कस करनी है वो है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी, और उसकी 2 बड़ी कॉमन जो टाइप्स हैं उसको डेफिनेशन और फार्मूला की हद तक जरूर आप देखें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं, और खासकर पोटेंशियल एनर्जी तो हमने आगे बहुत जगहों पर डिस्कस करना है, इसलिए जो है क्या कहते हैं आप उसको जरा देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, वेलोसिटी या उसकी स्पीड है, तो समझे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो फिर एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द वेलोसिटी, ड्यू टू द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। और इसको मैथमेटिकली जो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को K दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। m उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन कर रहा है उसका मास है, और v क्या चीज है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है ना, तो वेलोसिटी या स्पीड जिसके साथ वो मूव करता हुआ जा रहा है उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, उसका मास यहाँ पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास उसकी जो है वो एनर्जी आ जाए। लाइक दैट मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलोग्राम है, या मास से पुट करूँ 10 किलोग्राम, और उस आपको कहा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 20, और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, वो जॉल होते हैं। इस मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो एक कार था, जो भी ऑब्जेक्ट था वो 10 किलोग्राम का था और 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो 20 जॉल। ठीक है जी, मोशन के साथ जो एनर्जी रिलेट करती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बात कर लोग उसके लफ्ज कॉन्फ़िगरेशन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल सा वर्ड है जी पोजीशन। पोजीशन से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। जब भी कोई पोजीशन बताई जाती है वो किसी न किसी रेफरेंस के लिहाज से बात की जाती है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की दो बड़ी कॉमन एग्जांपल जो यहाँ पर भी और बार आगे भी पढ़ना है। एक आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला है mgh। अब ये h क्या चीज है? इट इज द हाइट फ्रॉम सम रेफरेंस। बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा रेफरेंस में मेजर होती है, हमेशा रेफरेंस में मेजर होती है। जैसे चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर भी एक शॉर्ट आंसर है, मैं वो शॉर्ट आंसर थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ, लेकिन फिर दोनों को मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन विद रेफरेंस टू सम अर्थ के रेफरेंस से किसी हाइट पर ले रहे हैं, या किसी भी जगह से किसी हाइट पर आप गए हैं तो उस रेफरेंस लेके इस रेफरेंस तक जितनी हाइट भी आई है उस हाइट को जब आप mg से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास एक स्प्रिंग के केस में, जो स्प्रिंग आपने मतलब स्ट्रेच किया हो या स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया हो, तो स्प्रिंग की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जो उसकी रिलैक्स पोजीशन होती है, जब उससे आप उसको कोई पोजीशन पर लेके जाते हैं, किसी और पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो स्प्रिंग या तो कंप्रेस होगा या स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो वो जो कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी एक नई पोजीशन आ जाती है, उस वजह से उसमें क्या हो जाती है कि एनर्जी आ जाती है, जिसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको फिर हम लिखते हैं 1/2 kx²। x होगा वो जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया, जितना आपने उसको जो है रिलैक्स पोजीशन से एक्सटेंड करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए आपने उसकी पोजीशन चेंज की है, उसका नाम क्या होगा, x होगा। और k ये आप पैटर्न पढ़ चुके हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट और इसको जब आप स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब थोड़ा सा मैं ये इन दोनों को ही बात करता हूँ, लेकिन मैं इस पर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपके एक बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये टेबल है, ठीक है जी। इस टेबल की जो हाइट है वो अर्थ के रेफरेंस से, ये जमीन पे पड़ा हुआ है ना, अर्थ के रेफरेंस से इसकी जो हाइट है उसको सपोज हम क्या लेते हैं h1, यानी टेबल अर्थ से h1 की हाइट पर है, ठीक है। और क्या करते हैं, इस टेबल से ऊपर यहाँ पर एक बॉल पड़ा है जो टेबल के लिहाज से जो है वो h2 हाइट पर है। अब देखिएगा, ये आपके पास बॉल है, इस बॉल का मैस है m। अब अगर एक बंदा जो यहाँ जमीन पे खड़ा हुआ है और वो अर्थ को रेफरेंस लेता है और इस रेफरेंस से इसकी पोजीशन के लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी मेजर करता है, वो कहता है जी इसकी पोजीशन बनती क्या है, h1 प्लस h2। तो टोटल हाइट इसके अंदर पुट कर देंगे h1 प्लस h2। तो इसने कहा, ये आपके पास पहला आदमी है, ये कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg h1 प्लस h2, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बंदा जो इसके साथ का कोई दोस्त, इसका साथी जो है वो इधर खड़ा हुआ है, ये सेकंड आदमी है। ये क्या करता है, ये अपनी इस लेवल को रेफरेंस मानता है, कहता है टेबल के रेफरेंस से मैं बताता हूँ। तो टेबल के रेफरेंस से वो इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखता है वो सिर्फ क्या बोलता है, mg और साथ में क्या आ जाएगा h2। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज आएगी मुख्तलिफ, लाइक दोनों का मैस हम सपोज कर लेते हैं, दोनों का मैस 10 किलोग्राम, दोनों में g की वैल्यू 10। बट अगर ये हाइट 4 मीटर और ये हाइट 6 मीटर हो, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास 4 मीटर है और ये वाली जो हाइट है ये आपके पास 6 मीटर है, तो ये दोनों को इसके अंदर क्या कर देगा, ऐड करके लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आता है, 10⁻³ जॉल। यानी इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इस भाई के रेफरेंस से कितनी आई है, 10⁻³ तकरीबन 1000 जॉल के बराबर। अच्छा, इसी तरीके से लेकिन जब सेकंड बंदा था, ये सेकंड वाला था, इसने इसी बॉल की इसी जगह पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो इसने क्या लिखना है, 10 मल्टीप्लाई बाय ये वाली हाइट से पुट करनी है, दैट इज 6, ये कितनी आ जाएगा 600 जॉल। इसका मतलब है जो दूसरा वाला आदमी है ये बता रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, जो पहले वाला बता रहा है वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब है फिर बात कौन सी सही है,
पहले वाला बंदा ठीक बता रहा है या ये ठीक बता रहा है। तो ये बात हम यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हमेशा रेफरेंस के लिहाज से होता है। अगर इसने अपना रेफरेंस ये वाला लिया है तो इसकी बात ठीक है, और अगर इस बंदे ने अपना रेफरेंस टेबल की सरफेस से दिया है तो इसकी बात भी ठीक है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी किसी के अंदर कोई कांस्टेंट एग्जैक्ट एक जैसे होना तो जरूरी नहीं है जब तक कि आप उसका रेफरेंस पता ना हो। अगर रेफरेंस पता है, उस रेफरेंस के लिहाज से कोई उसकी दो वैल्यूज तीन या डिफरेंट बता रहा है तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, वो सही नहीं होगी। रेफरेंस सेम हो तो रेफरेंस चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने छोटा सा लेक्चर दिया है समझ आ गया होगा। फर्दर ये है कि इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।